इस मौके पर मैं आप सबको संविधान दिवस की तो बधाई देता हूं, लेकिन संविधान बचाओ का संकल्प लेने के लिए आप लोगों का आह्वान भी साथ साथ में करता हूं। संविधान बचाना हमारा एक अहम कर्तव्य है। अब बात यह आती है कि संविधान कैसे बचेगा, संविधान बचेगा कैसे, संविधान हमारे लिए उपयोगी किस तरह है, ये सभी वक्ताओं ने यहां पर बताया। मेरे को उसको बार बार कहकर और समय उसमें ही नहीं लगाना है, पर सवाल अब ये निश्चित रूप में पैदा हो गया, खड़ा हो गया कि जो संविधान हमारे लिए इतना उपयोगी है, जो संविधान आजादी के बाद सबसे बड़ी बात अगर इस संविधान इस शक्ति इसमें निहित है तो वो ये है कि वो भारत जैसे विभिन्न, जैसे कि हमारे वक्ताओं ने कहा कि इसमें विभिन्न धर्म, विभिन्न संस्कृतियां, विभिन्न वेशभूषा, विभिन्न मान्यताएं, अनेक मान्यताएं हैं, लेकिन इसके बावजूद ये देश आज अक्षुण, अखंड और ताकतवर लगातार बनते जा रहा है। ये संविधान की शक्ति है। और इस प्रकार के उपयोगी संविधान को कैसे बचाया जा सके, इन ऐसे लोगों की नजरों से जिनकी गिद्ध दृष्टि इस संविधान पर लगी है अपने राजनीतिक हितों की साधना करने के लिए, इनसे कैसे बचाया जाए, ये चुनौती हमारे सामने है। और मैं यही प्रश्न आप लोगों के बीच विमर्श करना चाहता हूं कि क्या ऐसे तरीके हैं कि हम संविधान को बचा सकें। साथियों, निश्चित रूप में इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि संविधान बचाने का दायित्व तो संवैधानिक संस्थाओं पर है, लेकिन उन संवैधानिक संस्थाओं को तटस्थ रखने का और उन संवैधानिक संस्थाओं को में सरकार का हस्तक्षेप न हो, यह ताकत अघोषित रूप से, अपारदर्शी रूप से सत्ता में निहित होती है। सत्ता में यह शक्ति निहित होती है कि वो किस हद तक, किस सीमा तक संवैधानिक संस्थाओं में हस्तक्षेप करे। और यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वर्तमान की सरकार, केंद्र की, वो संवैधानिक संस्थाओं में अनावश्यक हस्तक्षेप करके ऐसे लोगों को वहां पर पदस्थ कर रही है, ऐसे लोगों को वहां पर आसीन कर रही है, पदासीन कर रही है, जो लोग सरकार के इशारे पर संविधान को कमजोर करके सत्ता में बैठे हुए लोगों के राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की तुष्टि कर सके, उनके अनुरूप व्यवस्था बना सके। अभी हमारे जयंत साहब ने, भाई संजय ने एक बहुत ही सिंपल उदाहरण यहां पर दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने सुजाता जी के साथ विमर्श करके एक चीज चेक करनी चाहिए, और यह बात चेक करनी चाहिए कि भाई दो पोर्टल खुला हुआ है, वो विंडो खुली हुई है जिसमें वोट नए बनते हैं, और उन्होंने वाजिब लोगों के, जो लोग इसके हकदार थे कि उस विधानसभा में उनके वोट बनाए जाएं, उनके 2 वोट बनाने की कोशिश की, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद वो अंत में वो जो विंडो जिस पर वो वोट रजिस्टर्ड होते हैं, तमाम प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद लास्ट में वो बंद हो जाता है, काम नहीं करता है। ये क्या है? ये निश्चित रूप में संवैधानिक संस्था में सरकार का हस्तक्षेप का परिणाम है। अब इस परिणाम को हम कैसे इसको रोकें, इस हस्तक्षेप को कैसे रोकें? और ये बात सच है कि जब तक जन इसमें जागरूक नहीं होगा, तब तक शायद बहुत असंभव बात है कि हम सरकार के इस हस्तक्षेप को कैसे रोकेंगे। इसमें मुझे किंतु परंतु जैसी स्थिति लगती है। हम सब का ये फर्ज बनता है कि हम अगर हम चाहते हैं कि संविधान अक्षुण्ण रहे, और संविधान इसलिए अक्षुण्ण रहे कि संविधान की भावना है इस देश में, इस देश का प्रत्येक नागरिक, सबको समान अधिकार अगर मिलते हैं तो संविधान की भावना के अनुरूप मिलते हैं। और अगर सब लोग चाहते हैं कि संविधान की वो भावना अक्षुण्ण रहे, तो उसके लिए हम सबको अपने आसपास ये प्रयास करने होंगे कि हर एक उस व्यक्ति का वोट जो इस देश में वोट, मतलब वोटर बनने के लिए जो एलिजिबल है, योग्य है, उन सभी योग्यताओं को, अर्हताओं को पूरी करता है, उस किसी भी व्यक्ति का वोट कटे नहीं। और एक बात कि चुनाव आयोग के माध्यम से ऐसे वोट न बने कि जो किसी राजनीतिक पक्ष को फेवर करने के लिए नकली रूप में वोट डालता हो। एक व्यक्ति 4 जगह, 2 जगह, 3 जगह वोट डालता हो किसी भी राजनीतिक दल के लिए। हमारे लिए भी, हम भी नहीं चाहते कि हमारे लिए कोई व्यक्ति अपराध करे और उसके लिए 2 वोट डाले। अगर हमारे लिए भी कोई व्यक्ति राजनीतिक रूप में सहयोगी के रूप में 2 वोट डालता है, तो
तो हमें मजबूत करने के एवज में संविधान को कमजोर कर रहा है। इसलिए यह हमारा कर्तव्य बनता है कि कोई भी व्यक्ति, गलत व्यक्ति वोटर न बन पाए और वोट न दे पाए, एक से अधिक वोट कोई भी व्यक्ति न दे पाए, सबको एक वोट का अधिकार है, यह हमारा कर्तव्य बनता है। मेरे साथियों, जब इस प्रकार के संविधान के मूल भावना का हनन करके जब लोग सत्ता में आते हैं तो उसका परिणाम बहुत ही विध्वंसक होता है। आज किसी साथी ने कहा कि कल के अखबार में यह था कि एक व्यक्ति मंत्री बनता है, उसके पास स्वास्थ्य विभाग भी आता है और उसके पास शिक्षा विभाग भी आता है। उदाहरण, एग्जाम्पल बोल रहा हूं मैं, आज ही की खबर है, कल की। और खबर यह है कि 100 ऐसे लोगों को अपने विभाग से, स्वास्थ्य विभाग से अपंगता का प्रमाण पत्र मिल गया और अपंगता के प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी शिक्षा विभाग में मिल गई। मतलब सर्टिफिकेट बनाने वाला एक विभाग, नौकरी देने वाला दूसरा विभाग, दोनों का मंत्री एक। और आज जब पोल खुली तो मैं समाचारों में पढ़ रहा हूं कि इसके लिए जांच बिठाई जाएगी और अपराधियों को माफ नहीं किया जाएगा। वाह भाई, क्या नाटक है। ये नाटक इसलिए हो रहे हैं कि संविधान की ये जो भावना है कि वास्तविक रूप में अपंग व्यक्ति को रिजर्वेशन के तहत उसका हक मिले, ये भावना को तोड़ने का जो ताकत अनायास इन लोगों के पास चली गई है, ये मंत्री संतरी और मुख्यमंत्री बने हुए लोगों के पास ये जो ताकत चली गई है, उस ताकत का परिणाम है कि आज जो पात्र व्यक्ति है वो कहीं लाइन में नहीं है और जो अपात्र लोग हैं वो इन मंत्रियों के पेट भर भर के जो ये नौकरियों को बेचने का कारोबार कर रहे हैं उसमें सफल हो रहे हैं और बहुत लोग शिकार हो रहे हैं। आज बतेरे लोगों ने, मैंने एक पोस्ट डाली और उस पर बतेरे लोगों ने कमेंट किया कि साहब जो नौकरी लगाने के लिए लिया होगा वो तो अलग है, अब विंडो खोल दी है नौकरी बचाने के लिए, लाओ भाई। क्योंकि किसी ने साल भर नौकरी कर दी, किसी ने 1.5 साल नौकरी कर दी, तो अब अब तक जो 1.5 साल में तनख्वाह पाए होंगे, पहले तो नौकरी लगाने के लिए दे दिया, अब नौकरी बचाने के लिए लाओ। ये इसलिए हो रहा है कि संवैधानिक संस्थाओं ने संविधान को कमजोर करने का काम किया और संविधान की भावना को कमजोर करने का काम किया और तेजी से इस 10 साल 12 साल के शासन में, केंद्र के इस शासन में अब तेजी से उनके किए गए ये हस्तक्षेप नकारात्मक परिणाम बड़ी तेजी से हमारे सामने ला रहे हैं। हम पर ये दारोमदार है, इस देश के आम नागरिक पर, हम पर मतलब मैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में ही सिर्फ इस बात को नहीं कह रहा हूं, मैं देश के एक आम नागरिक की हैसियत से इस बात को कह रहा हूं कि देश का वो आम नागरिक जो संविधान में विश्वास करता हो और एक तय नियम कायदा कानून में विश्वास करता हो, उस पर यह दारोमदार आन पड़ा है कि वो संविधान की रक्षा के लिए एक बार केंद्र और राज्य में इनके मंसूबों को चकनाचूर करे, इनकी सत्ता में वापसी के इरादे को चकनाचूर करे और उसमें हम राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। रावत जी, मनोज रावत जी हमारे पूर्व विधायक भी हैं और बहुत कानूनी ज्ञान रखते हैं। भाई मैं ज्यादा कानूनी ज्ञान नहीं रखता, लेकिन मैं विचार को भी बहुत महत्व देता हूं। मेरा मानना है कि अगर हमारे विचार में शक्ति है और हमें समानता का भाव है तो निश्चित रूप में प्रदेश की जनता हमारे विचारों को अपने मन में स्थान देगी। मैंने जो अभी बात कही कि ये बात मैं सिर्फ बीजेपी के लोगों को नहीं कह रहा हूं कि उनके लोगों को 2-2 वोट डालने का अधिकार नहीं होना चाहिए। मैंने ये बात यहां पर कही कि हमारे लोग भी अगर कोई ऐसी मंशा रखते हैं तो इस मंशा को त्याग दें। क्यों? क्योंकि हम संविधान की भावना पर विश्वास करते हैं, उसको रिस्पेक्ट करते हैं और उसमें यह भावना है कि सबको समान अधिकार होने चाहिए। तो इसलिए मैं आप सब लोगों का, आजकल तो मैंने ये देखा गजब फंडा निकाला है जब से बीजेपी आई है सत्ता में। कोई व्यापारी है, वो अगर अपने व्यापार में, व्यवसाय में थोड़ा सा धर्म का मसाला डाल दे रहा है तो उसका व्यापार चमक जा रहा है। कोई राजनीति कर रहा है और वो राजनीति में भी उसने धर्म मिला दिया है तो उसकी राजनीति चमक जा रही है। विश्व जी, ऐसा समय आया है, लेकिन हमें अपने विचार पर, अपनी थीम पर विश्वास है और हमारा विचार यह है कि सभी धर्मों को अपने धर्म के अनुरूप आचरण करने का और उस धर्म को रिस्पेक्ट करने का, उसके अनुसार जीवन यापन करने का हक हमें अतीत से मिला है। संविधान निर्माता आदरणीय हमारे पूजनीय बाबा साहेब आंबेडकर ने एक महत्वपूर्ण
ग्रंथ के रूप में जो संविधान हमें दिया, उसके लिए हम उनके प्रति आजीवन बहुत आदर के भाव से उन्हें नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन इस मौके पर मैं देश के आधुनिक इस भारत के निर्माताओं, जिसमें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू मुख्य रूप से हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी जी को भी इस मौके पर मैं याद करना चाहूंगा। साथियों, ये बात सत्य है कि बाबा साहेब आम्बेडकर जी विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, और विलक्षण प्रतिभा के साथ साथ मैंने जो उनके व्यक्तित्व में एक खास चीज महसूस की, मैं बहुत छोटा आदमी हूं, लेकिन जो मैंने महसूस की वो महसूस किया मैंने कि बिल्कुल मजबूत इच्छा शक्ति का व्यक्ति, जो जिनकी इच्छा शक्ति को कोई टसमस न कर सके, अपने इरादे के पक्के, ऐसे चरित्र वाले व्यक्ति को एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिला कि उन्हें गांधी जी का, नेहरू जी का और पटेल जी का साथ मिला, और तब जाके उन सब के प्रयास से आज जो देश हम देख रहे हैं, जो विकसित भारत हम देख रहे हैं, वो विकसित भारत उन लोगों के बलिदान का प्रतीक था। आज बहुत हल्के लोग सतही ज्ञान रखने वाले लोग नेहरू जी को कोस लेते हैं। मैं कल रात को एक शादी में था मेरठ। अब मैं तो मेहमान बन के गया था। मैं जब उस शादी में था तो मुझे खुशी इस बात की है कि मुझे अनजान उन लोगों ने उस शादी में अगवानी की। मैं कल 5 बजे तक यहाँ था, रात को मैं मेरठ गया, मेरठ से फिर रात ही को वापस आया। तब तक पता चला कि हाँ, भट्ट जी के बारे में पता चला, फिर सुबह हरिद्वार गया। पर मैं जब उस शादी में कल गया तो मुझे उन अनजान लोगों ने मेरी अगवानी की, कांग्रेस विचारधारा के, जिनको मैं जानता नहीं था, उन्होंने मेरी अगवानी की और कहा मेरठ में, कहा कि हम कांग्रेसी हैं और जब आपके विचार सुनते हैं तो हमें फक्र हो जाता है, हमारा सीना चौड़ा हो जाता है कि हमारे मन की बात जो हम जानते हैं, जो हम कहना चाहते हैं, उन बातों को कहने वाला भी कोई कांग्रेसी है। उन्होंने मुझे कहा तो मैं भी थोड़ा, 4 आदमियों ने सुना तो मेरी भी तो वहां थोड़ा मतलब अच्छा हो गया कि भाई 4 आदमियों ने मुझे रिकॉग्नाइज किया। लेकिन उसके बाद 3 लोग मुझे ऐसे भी मिले कि जो नेहरू को क्रिटिसाइज कर रहे थे। मैंने वहां पे हल्की फुल्की बहस की, क्योंकि अगर मैं उनके स्तर की बहस करता तो जिनका मैं मेहमान बन के गया था उनके लिए स्थिति असहज हो जाती। लेकिन मैंने हल्की फुल्की उनसे बहस की और उनकी बात को नकारा। तो कितनी कैसी बातें लोगों के मन में नेहरू जी के लिए हमारे विरोधी भरते हैं। मैं यकीन के साथ इस बात को कह सकता हूं कि नेहरू जी वो व्यक्तित्व थे जिनकी कैबिनेट में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचार को भी स्थान मिला, और जिनके कैबिनेट में आम्बेडकर जी को एक महत्वपूर्ण स्थान देकर एक महत्वपूर्ण संविधान बनाने की जवाबदेही भी मिली। ये दोनों विचारधाराएं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विचारधारा और B.R. अम्बेडकर साहब की विचारधारा, आपस में एक दूसरे के बिल्कुल पूर्व पश्चिम होते हुए भी दोनों को समाहित करने की जिस व्यक्तित्व में शक्ति थी, जिस व्यक्तित्व में समुद्र जैसा मन था, वो व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और मैं इस बात को यहां पर रेखांकित करना चाहता हूं, ये दोनों विचारधाराएं इस देश की मूल विचारधाराएं हैं, और इन दोनों विचारधाराओं को हम सबको समाहित करते हुए मध्य मार्गीय जो बाबा साहेब आम्बेडकर का विचार था, उस मध्य मार्गी विचारधारा से देश को आगे ले जाने की आज आवश्यकता है। आप सब लोग जानते हैं, हम सब लोग इतिहास पढ़ते हैं। इतिहास क्यों लिखा जाता है? इतिहास इसलिए लिखा जाता है कि हम अतीत की गलतियों से सीख लेकर अपने भविष्य का रास्ता तय करें। और अतीत की, हम ये नहीं कहते हैं कि अतीत में हमने कुछ गलतियां ही नहीं की होंगी। मैं पार्टी के तौर पर नहीं कर रहा हूं, मैं समाज के तौर पर, राष्ट्र के तौर पर कह रहा हूं। इस राष्ट्र के 2000-4000 वर्षों के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं कि अतीत में ऐसे बात नहीं थी कि हमने कोई गलतियां नहीं की। गलतियां सब करते हैं, लेकिन गलतियों से जो समाज, जो राष्ट्र जल्दी सीखता है वो आगे बढ़ता है। जिस प्रकार की ढोंगी परंपराएं हमारे समाज में अतीत में थी, इसी प्रकार की परंपराएं यूरोप में भी थी। इसी प्रकार के ढोंग, इसी प्रकार के मतलब रूढ़िवादी परंपराएं अमेरिका में भी थी, लेकिन अमेरिका ने उन रूढ़िवादी परंपराओं को पहले त्यागा, इसलिए आज वो विश्व का अग्रणी देश है। आपको पता है, पहले वहां जिस प्रकार से हमारे यहां जातिवाद एक बहुत ही हमारे लिए आगे बढ़ने के लिए एक हर्डल पैदा करता है, उसी प्रकार से वहां रंग भेद था। वहां काले लोगों को मत का अधिकार नहीं था, मतलब छुआछूत जो था वो वहां बहुत ज्यादा भयानक स्थिति में था। लेकिन उस देश ने ये बात पहले समझी
कि हम अगर छुआछूत के आधार पर, काले गोरे के भेद के आधार पर अगर किसी की बौद्धिक क्षमता का उपयोग देश के हित में नहीं करेंगे तो यह देश के प्रति अन्याय होगा और देश आगे बढ़ने में अक्षम हो जाएगा। और जब उन्होंने ये बात समझी तो उन्होंने सबको बराबर अधिकार दिए और उसी का परिणाम है कि पहले अमेरिका और उसके बाद यूरोप के छोटे छोटे देश हमारे देश की भौगोलिक विशालता से अगर तुलना करें तो एक बतेरे देश एक राज्य के बराबर नहीं है, लेकिन उनका जीडीपी, उनका सकल घरेलू उत्पाद और उनकी आर्थिक स्थिति हमसे कई गुना अधिक है। वो इसलिए है कि उन्होंने अपने देश के नागरिकों से कभी भेदभाव नहीं किया। और आज 60 साल के समृद्ध राजनीतिक स्थिति के बाद, इस देश की समृद्धता के बाद आज एक ऐसी विचारधारा सत्ता में आई है जो सिर्फ और सिर्फ इस देश में बांटो और अपने लिए राजनीतिक रास्ते खोलने का प्रयास कर रही है। इसका निषेध किया जाना बहुत आवश्यक है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से, यहां पर तो हमारे 150-200 भाई बहन, हमारी बहनें सुन रही है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से इन विचारों को असंख्य लोग सुनते हैं। और मैं उन सब लोगों से वादा करना चाहता हूं कि इस प्रदेश की बेहतरी के लिए, इस देश को मजबूत स्थिति के लिए यह आवश्यक है कि प्रदेश में संविधान मजबूत करने के लिए आवश्यक है कि एक राजनीतिक संदेश इस प्रदेश से जाना चाहिए कि हम इस प्रदेश के लोग संविधान में विश्वास करते हैं। हम किसी जाति के हों, हम किसी धर्म के हों, हम किसी वर्ण के हों, हम किसी रंग के हों, हम किसी अनेक संस्कृतियों में पहाड़ी हैं, मैदानी हैं, लेकिन हम उत्तराखंडी हैं और उत्तराखंड को संविधान के अंतर्गत हम आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित हैं। मैं सबसे आह्वान करना चाहता हूं, बहुत अधिक न कहते हुए, जैसे कि ये मैं लेट से आया, अगर मैं पहले ही आ जाता तो मैं इस बात को पहले ही यहां पर आप लोगों के सामने रखता कि हम 2 मिनट का मौन हमारे पूर्व इस प्रदेश के मंत्री और उत्तराखंड आंदोलन के अग्रणी नेता दिवाकर भट्ट जी के लिए मौन के, उनके निधन पर मौन यहां पर 2 मिनट का रखें। और अब ये चूंकि मैं लेट आया तो अब अंतिम हमारा ये कार्यक्रम अब समापन की ओर है। इस 26/11 में जो उस आतंकी हमले में जिन्होंने अपनी जानें गंवाई और आदरणीय हमारे बीच नहीं रहे श्री दिवाकर भट्ट जी, उनके गुजरने के उपरांत हम शोक संवेदना के रूप में यहां पर 2 मिनट का सब लोग मौन रखेंगे। ओम शांति। ठीक है।